बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद इकबाल और आज की मेरी वीडियो सीरीज़ की इब्तिदा है जिसके अंदर मैंने उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं या पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री के अंदर हैं और वो स्टडी वीज़ा के ऊपर जो है ना वो यूके आना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है ना ये सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ। और इस सीरीज़ के अंदर मैंने शुरू से लेके एंड तक, मतलब कि पाकिस्तान में जब एक बंदे ने प्रोसेस करने के लिए सोचना है वहां से लेके यूके पहुंचने तक तमाम प्रोसीजर जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो इस सीरीज के अंदर मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। आज की पहली वीडियो जो है वो इस सीरीज के अंदर जो है वो डॉक्यूमेंट के ऊपर है कि जब हम यूके स्टडी वीजा के लिए प्लान करते हैं तो हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बगैर जो है वो ये प्रोसेस शुरू करना नामुमकिन है। और उसके अलावा उन डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो है वो हम पूरा एडमिशन का ये जो प्रोसीजर है वो मुकम्मल नहीं कर पाते हैं। तो उन तमाम डॉक्यूमेंट्स के बारे में आज मैंने डिटेल के अंदर डिस्कस करना है। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन साथ जरूर प्रेस कर लें ताकि इस सीरीज और इसके रिलेटेड बाकी जो जितनी वीडियोस हैं वो आप तक आसानी पहुंचती रहें। तो वीडियो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले जो है जब आपने प्रोसेस शुरू करना है तो सबसे पहली तो बात यह है कि मेंटली तौर पे अगर आप प्रिपेयर्ड हैं, अगर आपने एक फैसला कर लिया हुआ है कि मैंने स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करना है, तो उसके बाद जो है ना ये प्रोसेस शुरू करना है। अगर आप कहीं पे कंफ्यूज हैं, कुछ चीजें समझ नहीं आ रही, तो जब तक आप मेंटली तौर के ऊपर क्लियर ना हो तब तक आपको ये प्रोसेस शुरू नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मराहल ऐसे आते हैं जब मुश्किलात भी आती हैं, परेशानी भी होती है और कुछ चीज़ें ऐसी भी बीच के अंदर आ जाती हैं जब आपको लगता है कि ये प्रोसेस तो ख़त्म हो गया, ये प्रोसेस तो जो है ना वो आप पता नहीं आगे चलेगा या नहीं चलेगा, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाली हैं। जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे, मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे, तब तक आप इस प्रोसेस को जो है ना वो हाथ नहीं लगाएंगे। तो आप मेंटली तौर पर सबसे पहले प्रिपेयर हों और उसके बाद जो है ना बाकी प्रोसेस शुरू करें। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर होता है वो डेफिनेटली एक पासपोर्ट है, और पासपोर्ट आपका नहीं होगा तो आप कोई प्रोसेस शुरू नहीं कर पाते। तो सबसे पहला पासपोर्ट नंबर 1, और उसके साथ आपका जो इंग्लिश आईडी कार्ड है वो साथ में होना जरूरी है, क्योंकि ये अप्लाई करते हुए ये 2 डॉक्यूमेंट्स इंतहाई जरूरी होते हैं। उसके बाद जो है उस जो चीज़ है वो है आपकी क्वालिफिकेशन। प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, क्वालिफिकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपने देखने हैं कि आया कि वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं या नहीं हैं। तो उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? नंबर 1 मैट्रिक, इंटर, और उसके बाद आपकी बैचलर की जो स्टडी है वो सर्टिफिकेट्स आपके पास, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये मिनिमम डॉक्यूमेंट्स हैं जो लाजमी तौर पे होने चाहिए। और उसमें आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। साथ में आपके अगर फॉर एग्जांपल आपके रिजल्ट कार्ड्स हैं तो वो, और उसके साथ अगर आपकी डिग्रीज हैं तो वो भी डॉक्यूमेंट्स आपके साथ मुकम्मल तौर पे मैट्रिक से लेके आनवर्ड आपकी जो है बैचलर स्टडी, जो 4 साल प्रोग्राम होता है बैचलर का, उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना जरूरी हैं। और उसके साथ अगर आपका बैचलर नहीं है तो फिर उसके बाद बीए और प्लस जो एमएससी या एमए की डिग्री होती है हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर, तो वो होना जरूरी है। मीन कि आपके पास 16 साल जो क्वालिफिकेशन है उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक टू ऑनवर्ड आपके पास मौजूद होने चाहिए। उसके बाद जो है जो अहम चीज़ है जिसकी ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे भी आके और आपके एडमिशन प्रोसेस के अंदर भी वो इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट समझे जाते हैं, वो है आपके रेफरेंस लेटर्स। अब रेफरेंस लेटर्स क्या होते हैं? आपको कोई बंदा जहाँ पे आपने अपनी बैचलर डिग्री की है, मास्टर एमएससी किया हुआ है, या फिर आप कहीं पे जॉब करते हैं, तो उन दोनों जगहों के ऊपर तो कोई से 2 लोग आपको जो है ना वो रेफरेंस लेटर जारी करते हैं कि इस बंदे को मैं पर्सनली जानता हूँ, ये बंदे का कैलिबर है, इस बंदे के अंदर ये क्वालिटीज़ हैं और मैं इसको रिकमेंड करता हूँ कि आगे यूनिवर्सिटी के अंदर ये आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकता है। ठीक है, तो ये 2 रेफरेंस लेटर होते हैं, चाहे वो आप अपने यूनिवर्सिटी के किसी 2 प्रोफेसर से बनवा लें, चाहे एक यूनिवर्सिटी से बनवा लें, और एक जहाँ पे आप काम करते हैं, वर्क करते हैं, वहाँ के किसी जो है ना ऑफिसर का जो है वो आप रेफरेंस लेटर ले सकते हैं। तो ये दोनों जगह से, जरूरी नहीं है कि आपने दोनों यूनिवर्सिटी से लेने हैं या फिर दोनों वर्क प्लेस से लेने हैं, या वर्क प्लेस से ले लें या आप यूनिवर्सिटी से ले लें, या एक यूनिवर्सिटी से ये एक वर्क प्लेस से ले लें। तो ये 2 रेफरेंस लेटर जो है ना वो इंतहाई जरूरी हैं। तो ये आपको, और ये कोशिश करनी है कि रेफरेंस लेटर उस बंदे का लेना है जिसका प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस होता है। मीन कि अगर कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है तो यूनिवर्सिटी की तरफ से उसको एक ईमेल एड्रेस दिया जाता है। तो कोशिश करनी है कि उस बंदे को आपने चूज करना है, क्योंकि जब भी आप यूके में उस रेफरेंस लेटर को कहीं पे भी आप देते हैं तो पहली चीज देखते हैं कि आया कि इस बंदे का ईमेल एड्रेस जो है वो प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस है या उसका अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस साथ लगा हुआ है। तो जिस बंदे का प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस होता है आपके रेफरी का, वो ज्यादा जो है ना वो ऑथेंटिक समझा जाता है।
तो ये कोशिश करनी है कि आपने उस बंदे से रेफरेंस लेटर लेना है जिसके पास प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस होता है। उसके बाद जो है रेफरेंस लेटर के बाद है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपका एक डॉक्यूमेंट होता है, जिस तरह आप जो है ना पीएचडी के लोग अपना सिनॉप्सिस तैयार करते हैं कि मैं जो है ना ये मेरी क्वालिफिकेशन है, इस टॉपिक के ऊपर मेरी रिसर्च है और ये मैं आगे एडमिशन लेना चाहता हूं। तो इसी तरह पर्पस ऑफ स्टडी उसको कह लें, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कह लें। तो ये आपने एक सफ़े के ऊपर जो है ना अपनी तरफ से लिख के जो है ना वो प्रेजेंट करना होता है, जिसमें आपने अपना एक मकसद बयान करना है कि मैं इस मकसद के लिए डिग्री करना चाहता हूँ और इस मकसद के लिए यूके के अंदर एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है ना उसको कहा जाता है। उसके बाद है लैंग्वेज टेस्ट, जो इंतहाई ज़रूरी है। लैंग्वेज टेस्ट में जो है कौन कौन से लैंग्वेज टेस्ट हो सकते हैं। यहाँ पे बात का ये होता है कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ टेस्ट वेरी करते हैं, लेकिन एक टेस्ट ऐसा है जो हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एक्सेप्टेबल है और वो आइल्स टेस्ट है। आइल्स के अंदर आपके मिनिमम स्कोर जो है ना वो 6.5 होने चाहिए और मैक्सिमम जितने भी आ जाएं वो एक्सेप्टेबल होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं। तो उसमें उसके अंदर जो हमारे पास पीटीई टेस्ट एक है, ठीक है, वो आ जाता है। उसके साथ ऑक्सफोर्ड इंग्लिश का टेस्ट है और भी बहुत सारे, टॉफल है। तो ये मुख्तलिफ लैंग्वेज के टेस्ट होते हैं जो है ना बाज़ का ये होता है कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश का जो है ना एक टेस्ट एक यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है, दूसरी नहीं कर रही। बाज़ का ये होता है कि पीटीई का टेस्ट जो है ना एक यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है, दूसरी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो इस तरह से आपने ये देखना है कि जो जो यूनिवर्सिटीज आपने सेलेक्ट करनी है कि यहाँ पे मैंने अप्लाई करना है, तो उनके मुताबिक आपने वो डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो सॉरी इंग्लिश का टेस्ट जो है ना वो उसके मुताबिक आपने प्रिपेयर करना है और पास करना है। मतलब कि अगर आप लैंग्वेज इंग्लिश जो है उसका ऑक्सफोर्ड का करना चाहते हैं तो फिर आपने देखना है कि ये किस किस यूनिवर्सिटी के अंदर एक्सेप्टेबल है, तो फिर उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। और कोशिश करें कि आप आईएलटीएस का टेस्ट पास करें और वो टेस्ट जो है ना वो 2 साल के लिए वैलिड है और तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक्सेप्टेबल होता है। इवन के यूके और यूके से बाहर भी अगर आप कहीं पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आईएलटीएस जो है ना वो एक्सेप्टेबल है। उसके बाद जो है एक्सपीरियंस लेटर्स, ये बहुत मैटर करते हैं जी। अगर तो आप की स्टडी के अंदर, आपकी स्टडी के अंदर कोई गैप है, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं अपना अगर कहूँ तो मैंने बैचलर की बेस पे यहाँ पे एडमिशन लिया है, तो 2012 के अंदर मैंने बैचलर किया था। तो उससे ऑनवर्ड 2023 तक अगर मेरे पास एक्सपीरियंस लेटर्स नहीं होते, अगर फॉर एग्जांपल मैं जॉब नहीं करता, चाहे वो सरकारी जॉब हो चाहे आप किसी प्राइवेट जो है ना वो जॉब करते हैं कहीं पे, तो वो ये मैटर नहीं करता। लेकिन ये है कि वो एक्सपीरियंस लेटर आपके पास होना चाहिए। अगर तो आप स्टडी के बाद फारिग रहे हैं 2 साल से ज़्यादा अरसा, तो फिर ये यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन नहीं देंगी। और अगर आपका गैप है स्टडी के बाद अब तक, जब फॉर एग्जांपल जैसे 2012 से लेके 2023 तक मेरा ये बहुत बड़ा गैप था, 11 साल का गैप था, अगर मैं जॉब नहीं करता होता या मेरे पास एक्सपीरियंस लेटर्स नहीं होते तो मैं एडमिशन नहीं ले सकता था। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है ना वो आपने कवर करनी होती है, ये गैप, स्टडी गैप इसको कहते हैं, इसको कवर करना होता है विद एक्सपीरियंस लेटर्स। और आपने इस सारे दौरानिए का ये शो करना है यूनिवर्सिटी को कि मेरे पास इस सारे टेन्योर का जो है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मौजूद है और वो वैलिड होना चाहिए। और एक्सपीरियंस लेटर यहाँ पे यूनिवर्सिटी अगर बेशक वेरीफाई ना करे, एम्बेसी वेरीफाई कर सकती है। एम्बेसी भी ना करे तो जब यहाँ पे आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो जब आपने वो एक्सपीरियंस लेटर यहाँ पे देना है तो वो डेफिनेटली वेरीफाई करते हैं। तो उसमें भी आपने यही कोशिश करनी है कि जिस फर्म से आपने लेना है उस फर्म का ऐसा ईमेल एड्रेस आपने उसके अंदर ऐड करना है जो उसमें यूज होता हो, और उसके ऊपर कोई बंदा आपको रिप्लाई भी बाद में कर सके कि अगर कोई रेफर जो है ना वो आपको करता है आपका एक्सपीरियंस लेटर वेरीफाई करने की, घर से वहाँ पे ईमेल करता है, तो वो वहाँ पे जवाब भी आपका आना चाहिए। अदरवाइज आपको जो है ना तो अगर एम्बेसी ने चेक कर लिया तो वीज़ा ग्रांट नहीं करेगी, यूनिवर्सिटी ने चेक कर लिया तो ऑफर लेटर ग्रांट नहीं करेगी। और यहाँ पे अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हुए लेटर दिया है तो अगर वो वेरीफाई नहीं हुआ तो वो कंपनी आपको जॉब नहीं देगी। तो ये एक्सपीरियंस लेटर आपने जो है जिस फर्म से लेना है तो उसका जो ईमेल एड्रेस होगा उसको आपने सोच समझ के ऐड करवाना है उसके अंदर, जो कि जो है वो उसमें चलता भी हो और उसके ऊपर कोई रिप्लाई भी कर सकता हूँ। उसके बाद जो है आपका अपना एक ईमेल एड्रेस, स्काइप आईडी, फ़ोन नंबर और मदर एंड फादर की आईडी कार्ड्स, ये वाली चीज़ें जो हैं ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर एक बंदे के पास मौजूद भी होते हैं। और अगर आपके पास जो है ईमेल एड्रेस आपका पहले नहीं बना हुआ, अक्सर जो है ना मैक्सिमम लोगों का बना होता है, तो अगर नहीं है तो एक बना लें। और मैं सजेस्ट आपको ये करूँगा कि आपने जो ईमेल एड्रेस है वो एक स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस बना लेना है और उसको सिर्फ इसी मकसद के लिए यूज़ करना है, ठीक है। और उसके ऊपर ताकि जो है ना जब हमारा पर्सनल ईमेल एड्रेस हम उसके अंदर ऐड कर देते हैं तो फिर मल्टीपल ईमेल्स आ रही होती हैं, हमने बहुत सारी ऐप्स को जो है ना वो किया होता है, लाइक किया होता है, तो वो उसके नोटिफिकेशंस भी आ रहे होते हैं। साथ में हमारे कोई अहम ईमेल यूनिवर्सिटी की तरफ से, एम्बेसी की तरफ से या आगे आके जो जॉब की तरफ से आती हैं,
तो वो फिर वो ईमेल मिक्स हो जाती है और हमें चांसेस हैं कि हम किसी अहम ईमेल को मिस कर दें और हमारा उसके अंदर लॉस हो जाए। तो मैंने ये किया था कि मैंने स्पेसिफिक इस काम के लिए एक अपना ईमेल एड्रेस बनाया था और उसको सिर्फ इसी मकसद के लिए यूज किया था और वो मेरे लिए काफी हेल्पफुल साबित हुआ था। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आपने जब प्रोसेस शुरू करना है तो उससे पहले एक अपना ईमेल एड्रेस क्रिएट करें और वही ईमेल एड्रेस सिर्फ इसी पर्पज के लिए इस्तेमाल करें और फिर उसी ईमेल एड्रेस के ऊपर आपने स्काइप आईडी रखनी है और फिर यूनिवर्सिटी, एम्बेसी या यहाँ यूके के रिलेटेड जो भी आपने काम करना है, जहां पे भी आपको मेल की जरूरत पड़े तो वही ईमेल एड्रेस आपने यूज करना है। यहाँ पे आप सबको क्वेश्चन भी किया जाएगा कि इसके अलावा भी आपका कोई ईमेल एड्रेस है, तो आपने उनको कहना कि नहीं इसके अलावा मेरा और कोई ईमेल एड्रेस नहीं है, यही ईमेल एड्रेस है जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो वो बेसिकली कहते हैं कि एक ईमेल पे अगर रिस्पांस नहीं आता तो दूसरा ईमेल एड्रेस जो है ना वो हम ऐड कर सकते हैं। तो फिर जो है ना वो झंझट में बंदा पड़ जाता है। बात का तो ये होता है कि बंदे को भूल जाता है कि यहाँ पे मैंने कौन दिया था, यहाँ पे कौन सा एड्रेस दिया था, तो इसलिए एक ही ईमेल एड्रेस रखें उसके ऊपर। उसके बाद जो है होम एड्रेस आपका वही होना चाहिए जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर मौजूद है, उसके अलावा आपने होम एड्रेस जो है ना वो यूज नहीं करना। उसके बाद इमरजेंसी कांटेक्ट आपने किसी ऐसे पर्सन का देना है कि जो आपके साथ इमरजेंसी में या बाज़ का आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाता तो उससे कांटेक्ट किया जाए तो वो फौरी जो है वो उसको रिप्लाई करने वाला बंदा हो, जिसको आप ईमेल एड्रेस यूज करना आता हो, जिसको जो है ना वो एंड्रॉयड फोन अच्छी तरह इस्तेमाल करना आता हो और वो रिप्लाई करना जानता हो, तो उस शख्स का आपने इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर देना। और उसके बाद सबसे अहम चीज जो है वो मेरे ख्याल के अंदर ये चीज सबसे पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये अगर नहीं होगा तो बाज़ लॉस भी हो सकता है और बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है, और वो है टीबी टेस्ट। हाँ, मेरे साथ जो है ना एक फीमेल खातून को मैं जानता हूँ, उन्होंने अपना सारा प्रोसेस जो है ना वो शुरू कर लिया, फीस पे कर दी यूनिवर्सिटी को, क्योंकि टीबी टेस्ट तो जरूरी होता है जब हमने वीजा अप्लाई करना था उस वक्त, उससे पहले नहीं जरूरी होता। ठीक है, तो जब वीजा अप्लाई करने का टाइम आया, ऑफर लेटर उसका आ गया, जब उसने वीजा अप्लाई करने लगी तो उसका टीबी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया। तो वो उनके लिए बहुत बड़ा मसला बना था, उनकी फिर फीसें रिफंड हुई, फिर आगे उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि प्रोसेस शुरू करने से पहले, क्योंकि 6 महीने तक ये वैलिड होता है और 6 महीने तक आपका प्रोसेस भी हो जाता है, तो आप इसको बेहतर है कि सबसे पहले टीबी टेस्ट करवाएं और उसके अंदर अगर अल्लाह ना करे कहीं पे कोई ऐसा हो जाता है तो सबसे पहले उस चीज़ को जो है ना वो रेक्टिफाई करें और उसके बाद बाकी प्रोसेस शुरू करें। तो टीबी टेस्ट जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, उसके बगैर आपका वीज़ा अप्लाई नहीं होगा। तो उसके बाद है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट में आपने पुलिस से एक करेक्टर सर्टिफिकेट लेना होता है जिसमें उन्होंने शो करना होता है कि इस बंदे के ऊपर कोई ऐसा चार्ज नहीं है, मतलब क्रिमिनल ऑफेंस इस बंदे का नहीं है। तो उसको आपने क्या करना है कि वहां से लेके फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट भी करवाना है। 2 चीजें आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट करवानी है, एक ये पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट और दूसरी चीज जो आपने करवानी है वो है आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो आपने एमआरसी जिसको कहते हैं वो आपने करवाना होता है, उसका भी काफी ज्यादा फायदा है इसके बाद। और ये जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है इसका यहाँ पे आके काफी यूज होता है और उसके बगैर जो है ना बाज़ का जिस बंदे को भूल जाता है या नहीं लेके आता तो फिर उसको यहाँ से अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे आके प्रोसीजर भी लंबा है और थोड़ा सा उसके ऊपर अखराजात भी ज्यादा आ जाते हैं, तो बेहतर है कि आप वहीं से पाकिस्तान से इसको लेके आएँ। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट आपने ऑफर लेटर हासिल करने के लिए भी यूनिवर्सिटी को प्रेजेंट करनी होती है और उसके साथ वीज़ा अप्लाई करने के लिए भी बैंक स्टेटमेंट आपकी ज़रूरी होती है। वो भी आपने 2 महीने, ये कम से कम होता ही है कि 28 डेज़ की आपको यूनिवर्सिटी को शो करनी पड़ती है और 28 डेज़ की आपको शो करनी पड़ती है एम्बेसी के लिए। तो इसके लिए जो है बैंक स्टेटमेंट 2 महीने तक कम से कम जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा टाइम 2 महीने लगता है, कम से कम 28 डेज। तो ये इसके दौरान जो है ना वो आपकी स्टेटमेंट का 2 महीने की जो है ना वो आपको जो है ना वो करनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी आपने अपने आप को तैयार करना है। तो वो ये सारे बैंक स्टेटमेंट को मैनेज कैसे करना है, अखराजात को कैसे मैनेज करना है, ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। उसके बाद जो है इंटरनेशनल लाइसेंस, ये खास तौर पे ऊपर जो है ना वो इंतहाई ज़रूरी है। यहाँ पे आगे अगर आपने गाड़ी को चलाना है तो इंटरनेशनल लाइसेंस, सबसे पहले आप वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं अपना, और उसके बाद जब वो आपका वीज़ा ग्रांट आपको हो जाएगा, वीज़ा आ जाएगा, तो उसके बाद आप फिर जाएंगे लाइसेंस ब्रांच के अंदर, दोबारा आप अपना इंटरनेशनल लाइसेंस अप्लाई करेंगे। तो वो 8 से 10-12 दिनों के अंदर वो इंटरनेशनल लाइसेंस आ जाता है, तो वो भी आपने लाजमी लेके आना है, उसके बगैर भी गुजारा यहाँ पे नहीं है। उसके बाद है FRC है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जो लोग मैरिड हैं और उनके बच्चे भी हैं और वो स्पाउस वीज़ा के ऊपर जिन्होंने आना था, अब तो स्पाउस वीज़ा वाला हिसाब ही इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो इन फ्यूचर आपको कभी जो है ना वो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फैमिली को बुलाने का, जनवरी इनटेक के बाद हम इनके अगर आप किसी स्पॉन्सर जॉब के ऊपर मूव करते हैं और अपनी फैमिली को बुलाते हैं तो उसके लिए FRC जो है ना वो आपकी ज़रूरी है। FRC भी आपने बनवानी है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना है, और ये भी आपने वहाँ से मोफा से रजिस्टर्ड करवाना है, सॉरी वेरीफाई करवाना है। और उसके बाद जो है
MRC है, MRC है मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये है उन लोगों के लिए जो मैरिड हैं बट उनके अभी बच्चे नहीं हैं, तो वो MRC पे गुजारा कर सकते हैं। 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, या आप MRC करवा लें या फिर FRC करवा लें। तो जो मैरिड भी हैं और उनके बच्चे भी हैं तो वो FRC करवाएं, और जो सिर्फ मैरिड हैं अभी बच्चे नहीं हैं उनके तो वो MRC ज़रूर करवाएं, और इनको आपने मोफा से वेरीफाई भी करवाना है। तो ये वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो अप्लाई करने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। नेक्स्ट इसी तरह की वीडियो के लिए इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होऊंगा, और उसमें मैंने ये बताना है कि स्टडी वीज़ा के ऊपर अब इस वक्त एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, और जो है वो कितने पैसों के अंदर या कितना हिसाब किताब लगा के हम यहाँ पे UK में आ सकते हैं, और वो सारा प्रोसेस कैसे होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।